नमस्कार भाइयों, राधे राधे। हम सौरमंडल पढ़ रहे थे और सौरमंडल में हम ग्रह पढ़ रहे थे। ग्रहों की सूची में हम बुध ग्रह और शुक्र ग्रह पढ़ चुके थे। पृथ्वी पर बात होनी थी, पृथ्वी मैंने शुरू की थी, तो हेडिंग मैंने डाल ली है पृथ्वी। जानकारी के लिए बता दूं, आपको पता भी है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, ज्ञात है। अब जो हमें अज्ञात हैं जहाँ पर जीवन हो सकता है, ये बात कही नहीं जा सकती। तो पृथ्वी एक ऐसा ज्ञात ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है और हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर 4 प्रमुख मंडल पाए जाते हैं। ठीक है, 4 प्रमुख मंडल पाए जाते हैं। नंबर 1 से हेडिंग बनाएंगे हम। तो सबसे पहला आपका जो होता है वह स्थल मंडल होता है। स्थल मंडल होता है। दूसरा, स्थल मंडल के बाद जल मंडल होता है। तीसरा, वायुमंडल होता है। चौथा, जैव मंडल होता है। जैव मंडल हम इनको अगली हेडिंग में, पृथ्वी के बाद पहले हम पृथ्वी पढ़ेंगे, पृथ्वी के बाद अगली हेडिंग में इन्हें हम हेडिंग बनाकर पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। मैंने बताया आपको 4 मंडल। ठीक है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। ठीक है, स्थल मंडल आप जानते हैं पृथ्वी का भूमभाग, जल मंडल जहाँ पर जल है, वायुमंडल जहाँ पर वायु है, जैव मंडल जहाँ पर जीव निवास करते हैं उसे जैव मंडल कहा जाता है। इन मंडलों को हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों में पढ़ेंगे। हमें पढ़ना है अभी पृथ्वी। मैंने जानकारी के लिए बता दिया कि पृथ्वी के 4 प्रमुख मंडल, ठीक है, जो पृथ्वी का निर्माण करते हैं, हमारा स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, जैव मंडल। ठीक है, सबसे पहले बात करें पृथ्वी की, तो मैं इधर इसे रफ कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी बात करता हूँ। पृथ्वी को देखें अगर, तो बताया गया कि रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर, रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर पृथ्वी की आयु जो है वह लगभग 4.6 अरब वर्ष ज्ञात की गई है। कितनी है? 4.6 अरब वर्ष पृथ्वी की आयु है। ठीक है, पृथ्वी मैंने बताया था कि पृथ्वी नारंगी के आकार की है। इस आकार की है, नारंगी के आकार की है। ठीक है, पृथ्वी का एक अपना विशिष्ट आकार होता है। ठीक है, इसके आकार को जियाड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जियाड कहा जाता है। पृथ्वी के आकार को जियाड कहा जाता है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी को कौन सा गोलाब कहा जाता है? पृथ्वी को लक्षद्र गोलाब कहा जाता है। गोलाब, लक्षद्र गोलाब पृथ्वी को कहा जाता है। ठीक है, तो एक छोटी सी संरचना मैं यहाँ पर फिर पृथ्वी की बना लेता हूँ। कोशिश करता हूँ, पृथ्वी तो नहीं बना पाता, लेकिन प्रयास करूँगा एक फिगर बनाने का, आपको बेहतर पढ़ाने का। बहुत देर से प्रयास हो रहा है, गोला नहीं बन पा रहा है। चलिए, जैसा बन जाता है उसी में पढ़ लेंगे।
एक पृथ्वी का छोटा सा फिगर मैंने बनाने की कोशिश की है, ठीक है। आपको ये पता होगा, इधर ये तो आम बात है, इसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, इसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव और इधर ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। आपको पता है कि पृथ्वी में दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, जिन्हें हम अक्षांश और देशांतर कहते हैं, ठीक है। तो ये रेखाएं जो पृथ्वी में समांतर तल पर खींची गई हैं, इन रेखाओं को हम अक्षांश कहते हैं और ये देशांतर कहलाते हैं। तो अभी हम अक्षांश और देशांतर भी पढ़ेंगे, फिलहाल जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया पृथ्वी। अब पृथ्वी का जो ये आकार है, ये अपना जो आकार है, इस आकार को हम क्या कहते हैं? इस आकार को हम जियोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोट कहते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। मैंने पृथ्वी बना दी, सूर्य इधर छोटा सा बना लेता हूँ। इस सूर्य का क्या करती है? अपने कक्षा पर चक्कर लगाती है। पृथ्वी को आपको पता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है और सूर्य का चक्कर भी लगाती है। एक कक्षा में सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। तो अब ज्ञात कर ले। देखो, मैंने अभी बताया कि ये दो हैं, मैंने बीच में ये दो रेखाएं खींची, एक ये इधर, एक ये इधर, ठीक है। तो इसे आप कह सकते हैं, अब ये एक रेखा सीधा आई यहाँ पर बीच से इस पृथ्वी को डिवाइड कर रही, तो इसे हम व्यास कह सकते हैं पृथ्वी का। तो यह जो होगा पृथ्वी का, पूछा जाता है कि ध्रुवीय व्यास क्या होता है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो होता है वो आपका जो होगा विषुवत रेखीय व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास, ठीक है। तो आपका ये कहा जाएगा भूमध्य रेखीय व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास, ठीक है। आपको देखो, इसे याद करने के बहुत आसान तरीका मैं बताता हूँ इसे आप याद करने के। आप एक डिजिट याद रखेंगे 127, आप एक डिजिट याद रखेंगे, मैंने कहा 127, आप 127 याद रखिए, ठीक है। अब याद रखिए, अब आपको बताया गया कि यहाँ पर पृथ्वी जो है ये ध्रुवों में क्या है? ये पृथ्वी चपटी है, ठीक है, और इधर थोड़ा सा उभरी हुई है अक्षांशों पर, ठीक है। तो इधर चपटी है, तो जाहिर सी बात है, अगर ये चपटी है तो पृथ्वी का ये व्यास कम होगा, ठीक है। तो ये व्यास कम होगा, तो ये ध्रुवीय व्यास। अब देखो, एक डिजिट मैंने बताया था 127 आप याद रखेंगे। दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पर, अब दो डिजिट इसके बाद याद रखनी है आपकी, कौन सी? 54, ठीक है। और उसके बाद 56 है ये, ठीक है, 54 मैंने लिख दिया, 56 है ये। और दूसरी डिजिट आपको जो याद रखनी है वो 14 याद रखनी है। कौन सी याद रखनी है? 14, ठीक है। अब ध्रुवीय व्यास मैंने बताया ध्रुवों पर चपटी है, तो ध्रुव पर कम, कम कौन सा है? 14, तो ये 127, मतलब ध्रुवीय व्यास जो होगा पृथ्वी का वह 12740 ये है। और भूमध्य रेखीय व्यास पृथ्वी का जो होगा वह 12756 है, ठीक है। तो ये पृथ्वी के दो व्यास हो गए, ठीक है, एक ध्रुवीय व्यास और एक आपका हो गया भूमध्य रेखीय व्यास, ठीक है। तो पृथ्वी आपने पढ़ा। उसके बाद मैं बता रहा था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ से भी आपको स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब ये अगर आप ये डिजिट याद कर लेते हैं तो यहीं से आपको स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी जो है वो पूर्ण गोलाकार नहीं है। पृथ्वी पूर्ण गोलाकार नहीं, अगर पूर्ण गोलाकार होती तो दोनों तरफ के ये व्यास जो होते ये क्या होते? ये बराबर आते, परंतु ये पूर्ण गोलाकार नहीं है, इसलिए ये व्यास इसके अलग अलग आ रहे हैं। इसीलिए हम पृथ्वी का आकार नारंगी के आकार का बताते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जो विशिष्ट आकार मैंने आपको बता दिया था, पृथ्वी को ये कहा जाता है लक्षद्र गोलाभ, पृथ्वी का आकार होता है, ठीक है, ये भी लक्षद्र गोलाभ भी कहा जाता है इसे, ठीक है। जियोड इसका आकार होता है। उसके बाद अब पृथ्वी की जो बस्ती हैं वो गतियाँ बस्ती हैं, दैनिक गतियाँ पृथ्वी का कैसी हैं? घूर्णन गति कौन सी है, दैनिक गति कौन सी है, ठीक है। एक प्रश्न और पूछा जाता है यहाँ से, पृथ्वी का औसत घनत्व पूछा जाता है। औसत घनत्व पृथ्वी का पूछा जाता है।
तो आप ये याद रखेंगे 5.5 औसत घनत्व कितना है पृथ्वी का, 5.5। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 आप याद रखेंगे, औसत घनत्व 5.5 है। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था कि पृथ्वी क्या होती है, अपनी धुरी पर घूमती है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो एक गति पृथ्वी की घूर्णन गति होती है और एक गति कक्षीय गति होती है। ठीक है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ पृथ्वी की घूर्णन गति और कक्षीय गति। पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं, पृथ्वी की गतियाँ 2 गतियाँ होती हैं। नंबर 2 कक्षीय गति, या इसे यहाँ पर आप लिख लीजिए परिभ्रमण गति। घूर्णन गति, इसे अक्षीय गति कहा जाता है, इसे कक्षीय गति कहा जाता है, कक्षीय गति कहा जाता है। ये अक्षीय गति हो गई, ये कक्षीय गति। पृथ्वी 2 प्रकार की गतियाँ करती है, घूर्णन गति और परिभ्रमण गति। घूर्णन गति की बात करें तो घूर्णन गति के कारण पृथ्वी के, मैंने बताया था आपको, रात और दिन का निर्धारण होता है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था जब ग्रह पढ़ाने मैंने शुरू किए थे कि पृथ्वी जो भी ग्रह है वो अपनी धुरी पर अगर घूम रहा है तो उसके घूमने से दिन और रात का निर्धारण होता है। किसके? तो अच्छी गति से क्या होता है, दिन और रात, दिन और रात का निर्धारण होता है। परिभ्रमण गति से वर्ष और आपकी ऋतुएं, ठीक है, वर्ष और ऋतुओं का निर्धारण जो होता है वो किससे होता है, वो परिभ्रमण गति से होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। उसके बाद अब ये तो देखो आम बातें हो गई, ये आपको भी पता थी। क्वेश्चन यहाँ से जो पूछे जाएंगे वो ये पूछे जाएंगे कि पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है और पृथ्वी की परिभ्रमण गति कितनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप ये याद रखेंगे। तो घूर्णन गति की बात करें, पृथ्वी घूर्णन गति मतलब अपनी ध्रुव पर, अपने अक्ष पर घूमना, अपने ध्रुवों पर घूमना। तो पृथ्वी की घूर्णन गति जो है वह क्या है, वह 1610 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ घूमती है। आप याद रखेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमती है। ठीक है, आप फिर से क्वेश्चन में दोहरा देता हूँ कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमती है। मतलब कहने का मतलब पृथ्वी की, ये पृथ्वी मान लीजिए, तो पृथ्वी की ये जो गति ऐसे ये जो घूम रही है, इस गति को जो अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक है, इस गति को क्या कहेंगे हम, पृथ्वी की अच्छी गति या घूर्णन गति, जो कितनी है 1610 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें पृथ्वी की परिभ्रमण गति, तो परिभ्रमण गति जो है वो आप याद रखेंगे, परिभ्रमण गति कितनी है, तो आप याद रखेंगे 10 71 60, आप याद रखेंगे वैल्यू एक 10 71 60। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे तो जल्दी याद हो जाता है 10 71 60। तो मतलब 1,07,107 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी घूमती है। ठीक है, कितने घंटे, 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर आप याद रखेंगे 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, औसत तापमान पूछा जाता है। औसत तापमान पृथ्वी का जो पूछा जाता है वो कितना है, तो आप बताएंगे औसत तापमान पृथ्वी का 15 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। उसके बाद अब देखो, मैं पढ़ा रहा था उस दिन, मैंने बताया था कि सूर्य, 2 घटनाएं पढ़ाई थी आपको, अपसौर और उपसौर। ठीक है, तो ये आपको बताता हूँ मैं आगे, उस दिन मैंने थोड़ा सा बता दिया था, मैं इसे रफ करता हूँ।
लिखा है अपशौर या सूर्योच्च। यहाँ पर दूसरा होता है उपशौर या सूर्य नीच। ठीक है, अब देखो नाम से ही जाहिर होता है, अप का मतलब ऊपर होता है, तो आप याद रखेंगे यहाँ पर। तो जो पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो अधिकतम दूरी होगी वह अपशौर या सूर्योच्च कहलाएगी, और जो न्यूनतम दूरी होगी वह क्या होगी, अब उपशौर या सूर्य नीच कहलाएगी। तो क्या होगा, ये पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी, ये क्या होगा, ये होगा पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी, पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी वो अधिकतम दूरी। ठीक है, तो ये सूर्य। अब प्रश्न ये नहीं है, आपको ये पता होगा उपसौर क्या है। प्रश्न ये है कि पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी क्या है और पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या है। तो आप ये याद रखेंगे। तो अधिकतम दूरी जी पृथ्वी की सूर्य से है, वो आप अब यहाँ पर भी मैं बताऊँगा, आप 2 डिजिट याद रखेंगे। ठीक है, आप याद रखेंगे 152 और 147। अब देखो ये कम है 147, 152 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है, ये अपशौर होगा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होगी। अब इसके बाद आपको सिर्फ याद रखना है 6 जीरो लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद भी आपको 6 जीरो लगाने, 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो ये मेरे अनुसार याद करने का बेहतर तरीका है, आपके अनुसार भी कुछ भी हो सकता है। आप इसे 1.47 करके 10 की पावर समथिंग करके लिख सकते हैं, इसे भी आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप याद कर सकें, मुझे ऐसे आसानी याद करने में हुई, मैंने ऐसे याद कर लिया। आप 152 याद कर ले, 147 याद कर लें, उसके बाद आप इतना याद रखेंगे, बाद में 6 जीरो है। ठीक है, तो ये पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी है और ये पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी है। ठीक है, तो ये दोनों दूरियां पृथ्वी की उपशौर और अपशौर को निर्धारित करती हैं। उसके बाद अब सबसे बड़ी बात, उपशौर कब होता है और अपशौर कब होता है। ठीक है, तो अब आप याद रखेंगे। ठीक है, उपशौर, अब देखो अब आपको ये याद होगा, ये समथिंग आपको ऐसे दिमाग में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें कि 4 था, ये 3 था, ये 4 था। अब तारीख आपको याद रहती है, एक 4 है, एक 3 है। ठीक है, लेकिन ऐसा हो जाता है कि आपको डाउट हो जाता है कि कौन 4 था कौन 3 था। तो अब यहाँ पर भी आप याद रखेंगे, अब का मतलब बड़ा। ठीक है, अब का मतलब ऊपर, तो यहाँ याद रखेंगे 4 बड़ा है, 4 हो गया। का मतलब ये नीचे हो गया, ये 3 हो गया। अब 2 तारीखें आपको याद हो गई, 4 और 3। ठीक है, 4 और 3 याद हो गए। अब ये छोटा है और ये बड़ा। अब महीने कैसे याद करने, तो याद रखेंगे ज़्यादा का मतलब जनवरी पहले आ जाती, जनवरी की संख्या 1 होती है। ठीक है, तो ये 3 जनवरी होगा। जनवरी की संख्या कम है, जनवरी की अगर प्लेस वैल्यू अगर आप रखें तो आप 1 मानेंगे, पहला महीना है, ये हो गया। उसके बाद 4, ये जुलाई होता है। ठीक है, ये जनवरी के बाद कई महीने बाद आता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप याद रखेंगे अपशौर और उपशौर। आपको पता हो गया, अपशौर जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है उसे अपशौर कहते हैं, जब सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है उसे उपशौर कहते हैं। और दोनों दूरियां आपको याद हुई, अधिकतम दूरी 1 मैंने कहा 152 आप याद रखेंगे, न्यूनतम दूरी 147 आप याद रखेंगे। इन दोनों के बाद 6 जीरो लगाने हैं, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका उपशौर, सूर्योच्च और सूर्य नीच। ठीक है, उसके बाद आगे थोड़ी सी बात और कर लेते हैं पृथ्वी पर। बाकी बचा खुचा सिलेबस अभी बहुत बात करनी है पृथ्वी पर कैसे होना है, तो बाकी बाद में होगा। ठीक है, तो ये उपशौर हो गया और अपशौर हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करें, एक प्रश्न पूछा जाता है अयनांत। अयनांत क्या होता है?
अयनांत की बात करें तो अयनांत जो है वो, ठीक है, अब अयनांत क्या होता है। अब आपको पता है पृथ्वी पर 2 रेखाएं, अच्छा देखो मैंने रेखाओं के नाम नहीं बताया आपको, मैं बता देता हूँ। इसको 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहा जाता है, ये आपकी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, ये आपकी मकर रेखा है 23.5 डिग्री, ठीक है, ये याद रखेंगे। और ये आपकी ग्रीनविच रेखा है, ठीक है, ये पृथ्वी की प्रमुख रेखाओं के नाम हैं। अब अयनांत मैं पढ़ा रहा था, अयनांत क्या होता है। अयनांत याद रखेंगे जब सूर्य की स्थिति पृथ्वी के कर्क रेखा पर हो या तो मकर रेखा पर हो, ये मकर रेखा, ठीक है, जब सूर्य की स्थिति पृथ्वी के कर्क रेखा पर होगी या मकर रेखा पर होगी, तो इन दोनों स्थितियों को अयनांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयनांत कहा जाता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ कि जब सूर्य की स्थिति कर्क या मकर रेखा पर होती है, ठीक, आप याद रखेंगे जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा या मकर रेखा पर होती है तो उससे क्या कहते हैं? उसे अयनांत कहते हैं, ठीक है। और ये लगभग पृथ्वी से जुड़ी कुछ बातें थी। अभी इसके बाद हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पढ़ेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं तक है, ठीक है। और आप सबसे निवेदन है कि अगर इस टॉपिक में वो सौरमंडल जो टॉपिक चल रहा है, जो पिछले कई वीडियो डाले गए हैं, जो भी बातें आपको ना समझ में आती हों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें। धन्यवाद।